गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एलएलटीसी पर स्वागत है। आज हम लोग 2024 के मॉडल सेट फिजिक्स का देखने वाले क्लास 11 का। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर देयर। कह रहा है कि हमारे पास बेसिक यूनिट कितने होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि बेसिक यूनिट हमारे पास कितने होते हैं। तो देखिए बेसिक यूनिट जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास पहले बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 7। बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों एक ही चीज होता है, जो वैसा क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो हमारे 7 क्वांटिटीज होते हैं। उन 7 क्वांटिटीज का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बेसिक यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी कितने होंगे? 7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहले बात हम लोग ये जानेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला कितना होता है? Fr² बाई m1 इंटू m2। तो इसको अगर हम df निकालेंगे यहाँ से, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा m df ना। यहाँ से डायमेंशन ऑफ g निकालेंगे हम लोग, df ऑफ g, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? f का हमारा डायमेंशन हो जाएगा m l t माइनस 2, और r मेरा क्या है? डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा l² बाई, और m का हो जाएगा m, और एक और m हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा m। एक m से m कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस 1, और l के पावर कितना होगा? 2 और 1 3, l टू दी पावर 3 हो जाएगा, और t के पावर हो जाएगा t माइनस 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यस सी हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ठीक है, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास अगर एवरेज वेलोसिटी की या स्पीड की बात किया जाए तो दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ये बनता है कि अगर इक्वल डिस्टेंस, मतलब किसी भी पार्ट में वो करे, अगर डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, ठीक है। अगर टाइम इक्वल होता है तो एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा या स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v1 प्लस v2 बटा 2। अगर किसी भी डिस्टेंस का हाफ पार्ट अगर v1 से चलता है और अगला हाफ पार्ट v2 से चलता है, दैट मीन्स हाफ पार्ट का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस दोनों टर्म में इक्वल चला गया है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में अगर डिस्टेंस इक्वल चलता है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। अगर मान लेते हैं कि थर्ड ऐसा हो कि मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस l है और उसका 1/3 1/3 1/3 मतलब 3 टर्म में चलता है वो, तो फॉर्मूला हो जाएगा 3v1 v2 बटा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है ना। हालांकि वो सब आपको पढ़ना नहीं है, आपको 11th में यहीं तक पढ़ना है, 2 टर्म वाला। तो अगर इक्वल डिस्टेंस 2 टर्म में क्या हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, और अगर डिस्टेंस टाइम इक्वल हो 2 टर्म का तो v1 प्लस v2 बटा 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन में, देखिए स्ट्रेट लाइन में चलता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 है सम टाइम के लिए, और फिर से क्या कर नेक्स्ट इक्वल टाइम, तो टाइम क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। अगर टाइम इक्वल हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा? टाइम इक्वल है तो हो जाएगा v1 प्लस v2 बटा 2। तो आप ऑप्शन कौन हो जाएगा? v1
प्लस V2/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल एट द एक्सेलरेशन इज, किसी भी एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी के टॉप पर अगर बात की जाए तो उसका एक्सेलरेशन पूछा गया, तो ये कितना होता है? 0। कहीं भी देख लीजिए, अगर कोई मान लेते पार्टिकल ऐसे हम फेंक रहे हैं ऐसे इस तरह से, तो टॉप पर जब जाएगा तो उसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, अगर एक्सेलरेशन कुछ मान लेते हैं कि है मेरे पास पॉजिटिव में, कुछ 0 अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में चेंज हो रही है। वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि a इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी है, मान लेते 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, तो इसका मतलब वेलोसिटी जब तक, एक्सेलरेशन जब तक उसके पास रहेगा तो बॉडी ऊपर जाते रहेगा। अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर रहेगा तो वेलोसिटी रहेगा उसके पास, तो बॉडी कहाँ जाएगा? ऊपर जाते रहेगा। अगर मान लेते हैं कि टॉप पर चला गया यहाँ, तो टॉप के बाद इधर बॉडी तो ऊपर जा नहीं रहा है, तो बॉडी ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ठीक है ना, तो हमारा एक्सेलरेशन ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। सी इज करेक्ट। किसी भी पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी के टॉप पर कितना वैल्यू होती है? 0 होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? थंब रूल से अगर हम चलेंगे, थंब रूल से ऐसे, तो ये थंब रूल कहाँ जाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के। मान लीजिए कोई ये मान लेते हैं कि हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इसके चारों तरफ ऐसे मान लेते हैं, ये जो लाइन दिखा रहा है, ये थंब जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, तो जिधर किधर जा रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट मींस आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग को पढ़ाया गया है या पढ़े होंगे आप लोग, क्या चीज कि अगर कोई पार्टिकल को इस तरह से मान लेते हैं फेंकते हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्शन वेलोसिटी होता है, और ये हमारा क्या होता है? मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज। ठीक है ना, तो इसका जो ट्रेजेक्टरी का, जो पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी होता है वो किस टाइप का दिखता है? पाराबोला। क्या होता है? पाराबोला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का जो ट्रेजेक्टरी होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल अनइक्वल वेक्टर्स विच कैन बी 0 रिजल्टेंट आर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही सुंदर, इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि कह रहा है कि हमारे पास कितने मिनिमम वेक्टर होनी चाहिए जिनको रिजल्टेंट मतलब जोड़ने के बाद वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3 है, और एक और वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 3 है। मान लेते हैं दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये दो वेक्टर, देखिए बताया गया था आपको क्लास में कि दो वेक्टर अगर इक्वल हो और दोनों अपोजिट हो तो रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगी दो वेक्टर में। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 मिलेगा आपको कब? जब वो दोनों वेक्टर हमारा इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। दो कंडीशन है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए दोनों वेक्टर का, तभी दोनों का जोड़ने पर रिजल्टेंट हमारी 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा क्या है? अनइक्वल वेक्टर है। तो अनइक्वल वेक्टर है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर मान ले इस तरह मान लेते हैं वेक्टर ए का वैल्यू है 5 और इधर मान लेते हैं वेक्टर बी का वैल्यू है 3, तो अब कब बताइए ये दोनों अनइक्वल वेक्टर है, मान लीजिए दोनों को अपोजिट रखते तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, कितना 2, तो हमको 0 तो मिलेगा नहीं,
जीरो मिलने के लिए हमारे पास दो वेक्टर से भी मिलेगा, बट उसके लिए कंडीशन है इक्वल वेक्टर एंड अपोजिट डायरेक्शन। बट यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन मान ले सकते हैं अपना मन से, कुछ तो बोला नहीं है, बट ले तो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन। बट अगर इक्वल मैग्नीट्यूड लेना होगा तब ना, बट जबकि हमको सवाल में क्या बोला है, अनइक्वल वेक्टर होना चाहिए। तो इस स्थिति में हमारे पास कम से कम पॉसिबिलिटी है कि 3 वेक्टर होना चाहिए। इधर एक ले लें, एक इधर ले लें, ठीक है, और किधर भी ले लें, मान लीजिए एक इधर ले लें। अब इसका मान लेते हैं, हो सकता है कि इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए, ई वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मान लीजिए 10 है, इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आया मान लिया जाए, तो अगर इसका भी अगर वैल्यू अगर 10 ही हो तो कट का 0 हो जाएगा। जबकि दोनों वेक्टर हो सका अनइक्वल है, इसका वैल्यू मान लीजिए 5 है, इसका वैल्यू मान लीजिए 6 है, ऐसा माना गया है। हालांकि इस तरह से आप मान के चलिए कि ये वैल्यू मान लीजिए 3 होगा, ये मान लीजिए 4 होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं 5 आ जाएगा, और इसका वैल्यू ही 5 केवल हो, केवल 5 इसी का हो, तो ये नेट वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है ना। तो मिनिमम हमको कितने वेक्टर चाहिए, 3। मिनिमम वेक्टर कितने चाहिए हमको, 3। जैसे थोड़ा सा इस वेक्टर ए मान लीजिए, इसका वैल्यू मान लीजिए 3i कैप है, और वेक्टर बी मान लीजिए, ठीक है ना, जिसका वैल्यू 4j कैप है। अब इसका रिजल्ट ऐसा जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 मैग्नीट्यूड के टर्म में। अब तीसरा वेक्टर मान लेते हैं 5 है, तीसरा वेक्टर जिसको हम लोग सी माना है। तो ये तीनों वेक्टर अनइक्वल भी है, 3 है, 4 है, 5 है, तो तीनों वेक्टर अनइक्वल भी है, बट तीनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे आप तो 0 मिलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट 5, इसका ऑलरेडी 5 है, ये दोनों कट जाएगा, तो नेट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मिनिमम हमको, मिनिमम की बात है, मैक्सिमम की बात नहीं की है, मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है, अनंत हो सकता है उसका मैक्सिमम। तो मिनिमम 3 वेक्टर होनी चाहिए अनइक्वल में, और अगर इक्वल वेक्टर होगा तो मिनिमम 2 वेक्टर चाहिए, तो आपको रिजल्टेंट 0 मिलेगी। क्लियर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा, 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिनिमम 3 वेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन करना है 9 में कह रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट अ रेस्ट इन द प्लेन। अगर ध्यान से देखिए, जब हम फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने एक बात बोला था कि अगर कोई बॉडी मान लेते हैं कि रेस्ट में है तो फ्रिक्शन अभी लगेगा ही नहीं। जब मूव करे या करने की कोशिश किया जाए, अब मान लीजिए बॉडी पर हल्का फोर्स लगा है 2 न्यूटन, अभी स्लाइड करने की कोशिश करे, जैसे ही हिलेगा फ्रिक्शन तुरंत एक्ट हो जाएगा, जैसे ही हिलेगा तुरंत। अब मान लीजिए बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में रखा हुआ है, तो अब भी तो इस पर बॉडी पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो फिर फ्रिक्शन क्यों लगेगा। कोई व्यक्ति को मान लीजिए कि आप कहीं लेके जा रहे हैं, अब वो आप आराम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और उसको आप बोले कि चलिए मेरे साथ, तो जब आप कुछ बोलिएगा तब ना बोलेगा नहीं नहीं जाना है। अब उसको जबरदस्ती हाथ खींचने लगे तो आपको अपोज करेगा नहीं जाना है हमको वहां, तो जब तक एक्टिंग फोर्स नहीं होगा फ्रिक्शन डेवलप कहां से होगा। अब बॉडी रेस्ट में रखा हुआ है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो आपका फ्रिक्शन 0, सिंपल सी बात है। हाँ, बॉडी पर फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन लगता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, डी। आंसर कौन हो जाएगा, डी, फ्रिक्शन इज 0। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, 2 bodies of masses 4 kg and 5 kg are acted on a same force if the acceleration of the lighter body 2 and acceleration of the heavier body। बहुत आसान सवाल है, तो मजाक कर रहा है। देखिए आपके पास 2 बॉडी है, एक का मास m1 मान लेते हैं, एक का मास m2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइटर बॉडी है, हैवियर बॉडी है, बॉडी ये मान लेते हैं, इसको बॉडी भी मान लेते हैं। जितना फोर्स m1 पर लग रहा है उतना ही फोर्स m2 पर लग रहा है, तो कह रहा है कि अगर m1 का एक्सेलरेशन दिया हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हैवियर बॉडी m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि दोनों पर फोर्स तो सेम ही होगा। इस पर अगर F1 मान लें तो इस पर कितना होगा, F2, तो दोनों फोर्स सेम होगा, F1 बराबर F2। अब इसका मास कितना है, m1 a1, और ये हो जाएगा m2 a2। अब यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए m1 का वैल्यू कितना है, मास 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना 2, m2 का वैल्यू कितना है, मास 5 kg, और इसका एक्सेलरेशन पूछा है, रहने दीजिए 8, ये 4 गुना 8 हो जाएगा, 8/5 बराबर 8।
अब ये 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा 1, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा तो 1 2 इक्वल टू 1 3 बचेगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था नहीं 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। देखिए कह रहा है कि किसी बॉडी पर फोर्स F लग रहा है और एक्सेलरेशन F प्रोड्यूस कर रहा है, तो फोर्स और अप्लाइड मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस और दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं? तो इनर्शियल मास। क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आपको क्लास में ही बताया गया है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शियल मास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अप्लाइड फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रेशियो होती है वो हमेशा आपको इनर्शियल मास के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास मान लेते हैं एक बुलेट गन है ऐसे, और ये मान लीजिए यहाँ एक बुलेट है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ गन का मोमेंटम कितनी होगी बिफोर फायरिंग। जब हम फायरिंग करते हैं तो बुलेट आके जाता है तो गन पीछे होता है, बट अभी तो मान लेते हैं मोमेंटम उसको एक्वायर किया नहीं किया है क्योंकि वो रेस्ट में है। बिफोर फायरिंग होने से पहले तो मास तो उसकी फायरिंग होने से पहले हमारा गन क्या है? रेस्ट में। फायरिंग होता है कि बुलेट आगे जाता है गन पीछे आता तो मोमेंटम गेन करता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि बिफोर फायरिंग से पहले मोमेंटम जो होगा वो बुलेट का गन का वो हमारा कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो हमारा टोटल सिस्टम अभी रेस्ट में है, ठीक है। तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट। बिफोर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग होता तो बोलना पड़ता है हमको -mg, जो भी बोलना था -mg bg, बट अभी हमारे पास क्या है? मोमेंटम 0 है क्योंकि हमारा बुलेट रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है, मतलब पूरी सिस्टम हमारी रेस्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देखिए 13, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। थोड़ा सा हम लोग न्यूटन थोड़ा लो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या बताया गया था कि आपके पास दो बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अगर ये बॉडी ए है तो इस पर फोर्स कितना होगा? बी है तो FBA, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए, और इस पर क्या हो जाएगा? फोर्स AB, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। अभी इसमें क्या बताया गया था कि दोनों पर फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? बराबर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होंगे। फोर्स अगर A B पर इस डायरेक्शन लगा रहा होगा तो B A पर इस डायरेक्शन लगा रहा होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दैट मींस मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। दूसरा चीज, तो अब यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं ऑप्शन को कि एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स। तो कह रहा है ऑप्शन क्या है? एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या जब एक्शन और रिएक्शन फोर्स होती है तो क्या एक ही बॉडी पर फोर्स लगता है? बिल्कुल नहीं, केवल ए बी पर लगा रहा है फोर्स। मतलब जितने भी एक्शन और रिएक्शन दोनों बी पर तो नहीं हो रहा है। एक्शन अगर मान लेते बी पर हो रहा है तो हमारा रिएक्शन ए पर हो रहा है, तो इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों दो बॉडी पर हो रही है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, सेम बॉडी पर तो होगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। आर इक्वल इन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, गलत है। दोनों का डायरेक्शन सेम कैसे है? ए बी पर लगा रहा है इसका डायरेक्शन ऐसे है, और बी ए पर लगा रहा है इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो एक्टिंग सेम डायरेक्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे पर फोर्स कैंसिल कर देगा? नहीं। एक ही बॉडी पर अगर दो फोर्स लगे ऐसे, इधर से फोर्स लगा रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन, इधर से भी लगा रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0 होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बिल्कुल करेगा। बट अगर दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर लग रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। अगर कैंसिल कर देता तो ये बॉडी आगे नहीं जाता, ये बॉडी पीछे नहीं जाता। इसका मतलब कि नेट फोर्स एक दूसरे पर 0 नहीं है, एक दूसरे पर 0 नहीं है, क्योंकि एक ही बॉडी पर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगते हैं सेम मैग्नीट्यूड टर्म में, तो हमारा क्या होता है? कैंसिल एक दूसरे को कर सकता है। जैसे यहाँ देखिए ये फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा।
क्योंकि इस पर एक फोर्स लगा, इस पर देखिए फोर्स लगा है, तो ये आगे जाएगा, इस पर भी देखिए फोर्स लगा, इधर इधर जाएगा। या दो इस बॉडी पर दो फोर्स लगा गया है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडी, जी बिल्कुल, ये दो फोर्स जो होता है, एक्टिंग जो होती है, दोनों दो डिफरेंट बॉडी पर होती है। ए पर बी लगा रहा है, बी पर ए लगा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 100 kg falls from the height of the 10 meter, it's increase in the kinetic energy। ऑप्शन नंबर देखिए, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, मान लीजिए यहाँ सरफेस है और हाइट कितना है 10 मीटर, यहां से हाइट इसकी मान लीजिए 10 मीटर है पृथ्वी की सतह से, ठीक है ना, और वहां से गिर रहा है यहां से ऐसे। अब यहां से जब गिरेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना होगा, ये तो पूछा है। आउट बॉडी ऑफ मास 100 kg, इस बॉडी का मास कितनी है, मास है आपका 100 kg, ठीक है, और यहां से फॉल कर रहा है, यहां से फॉल कर रहा है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, कितना होगा वैल्यू, ठीक है ना। और कितना हाइट से गिर रहा है वो, 10 मीटर के हाइट से। तो आप जरा सोचो, यहां जो बॉडी होगा वहां से बॉडी अगर नीचे गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी में उतना ही होगा जितना इस बॉडी का mgh होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर इस बॉडी को शुरू में अगर यहां से लेकर गया होगा तो जितना वर्क डन किया गया होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा तो उतना ही mgh हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। आर यू समझिंग माय बात। तो हम यहाँ से आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या चीज, के इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका कितना, mgh के बराबर। m क्या है आपका 100 kg, m क्या है आपका 100 kg, m 100 kg, g की वैल्यू कितना लेना, टेक g इक्वल टू नहीं तो 9.8 लेंगे और h के इक्वल टू 10, तो हो जाएगा इससे 100 इंटू 98, 10 से मल्टीप्लाई होगा 98 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9800 हो जाएगा, मतलब 9800। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 यही देख लेते हैं, इसको इरेज करने की जरूरी नहीं है। फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा ऐसा फोर्स है जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव दो टाइप के फोर्स होते हैं। जो एनर्जी को कंजर्व करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, जो एनर्जी को कंजर्व नहीं करता है उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्व करता है एनर्जी को, वर्क डन करते वक्त। इसको अगर हाइट से ऊपर लेके जा रहे हैं तो वहां mg फोर्स हमारा कंजर्व करता है एनर्जी को, इसलिए हम लोग उसको कंजर्वेटिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो बॉडी को ले जाते वक्त भी अपोज करता है और लाते वक्त भी विरोध करता है। मतलब मान लीजिए ऐसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बॉडी को आप लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोज कर रही है, चाहे जितना भी एनर्जी से कर रहा हो। अब बॉडी को यहाँ ले जाते वक्त फ्रिक्शन भी वर्क किया है, अब जब बॉडी फिर से आएगा इधर तो फ्रिक्शन इधर भी वर्क करेगी। अगर बॉडी को अगर मान यहाँ से यहाँ तक ले जाते वक्त अगर फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी कंजर्व करता तो बॉडी को वापस ले आता वो अपने आप, लेकिन लाता नहीं है, फिर से उसको लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है। दैट मीन फ्रिक्शन फोर्स एनर्जी को कंजर्व नहीं करता है, तो नॉन कंजर्वेटिव के नाम से जाना जाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत मजेदार सवाल है, अति सुंदर जिसको आप बोल सकते हो। तो 16 a body acted upon by a force 50 Newton displaced through the distance 10 meter in the direction of making an angle of 60 degree with the force. The work done by the force will be। करा किसी बॉडी पर, मान लीजिए एक बॉडी है, उसका मास के बारे में तो जिक्र नहीं किया है, और ये फोर्स जो लग रहा है, फोर्स मान लीजिए F लग रहा है, F बराबर कितना है 50 न्यूटन, और एंगल कितना दे रहा है 60 न्यूटन विद द कितना, थीटा की वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, और बता रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल W इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस
थीटा, ठीक है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 60 डिग्री। तो W बराबर हो जाएगा एफ का वैल्यू कितना 50, एस का वैल्यू कितना 10 और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। ये काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 250 जूल। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड द बुलेट डांसर। देखिए जब कोई बुलेट डांसर अगर परफॉर्म करता है तो वो हमारा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व मतलब प्रिंसिपल का उपयोग करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, डिफरेंस ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अलग अलग ओरिएंटेशन पर, एक्सिस के अलग अलग ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। दूसरी बात कि नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, वो भी मास पर भी डिपेंड करता है क्योंकि I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होते जाता है। तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है, तो नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है, मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है और ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। एंगुलर वेलोसिटी से कोई उसको मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 के बाद 19, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग। देखो ध्यान से, रोटेशनल में और मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जब हम लोग आते हैं तो मास का जो रोल अदा करता है एम, ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास का जो रोल अदा करता है एम, और रोटेशनल में जो रोल अदा करता है वो कौन करता है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल अदा करती है, जस्ट लाइक एज ए बिहेव मास, मतलब मास जो रोल अदा करती है ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल अदा करता है। और जो ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा जो फोर्स रोल अदा करता है वो हमारा रोटेशनल मोशन में टॉर्क रोल अदा करती है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन इज रोटेशनल एनालॉग, मतलब कि रोटेशनल में टॉर्क किसके जैसे बिहेव करता है, तो फोर्स के जैसे। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, ये बहुत अति सुंदर सवाल है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो एट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो जी का वैल्यू होता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो होता है। क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जीरो होता है, ठीक है ना। तो जी का वैल्यू कहाँ होता है जीरो, ये मान लीजिए अर्थ है, इसका सेंटर जी है, मतलब यहाँ है ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी इक्वल टू जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन यहाँ ऑप्शन डायरेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ नहीं दिया है, बहुत अच्छा सवाल दिया है। द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ के सरफेस से रेडियस के ऊंचाई तक जाया जाए तहाँ, मतलब यहाँ अगर आर डिस्टेंस पर होगा रेडियस तो आर डिस्टेंस यहाँ हाइट पर चला जाए, इस पॉइंट पर जी डैश का वैल्यू जीरो होना चाहिए, नहीं होता जीरो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, द हाइट ऑफ द इक्वल एट द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के रेडियस के बराबर हाइट ऊपर किया जाए, ऊपर चला जाए, ये आर हाइट पर चला जाए तो जीरो होगा, तो नहीं, वहां तो होता ही नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, द डेप्थ ऑफ द इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, उसको अभी छोड़ दीजिए, आप सी में देखिए, द डेप्थ ऑफ द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के रेडियस के हाफ डेप्थ में, मतलब अगर मान लेते हैं कि इसका अगर रेडियस, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, क्या है आर है, तो
इसका रेडियस के आधा डेप्थ, मतलब है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जी का वैल्यू कितना होगा, g/2। तो यहाँ तो 0 होगा नहीं आपको, तो रेडियस के आधा डेप्थ पर नहीं होगा, मतलब अर्थ के रेडियस के आधा डेप्थ पर नहीं होगा, पहला बात। तीसरा में दिया द पॉइंट इन द बिटवीन द पोल एंड इक्वेटर, जी बिल्कुल नहीं। इक्वेटर और पोल के बीच हम जानते हैं कि जी का वैल्यू वेरिएशन होता है, बट 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जब इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जी का वैल्यू बढ़ता है, और पोल से इक्वेटर की ओर आता है तो जी का वैल्यू घटता है, बट 0 नहीं होता है। अब बहुत ज्यादा कम बेसी का फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा मोड़ा मतलब 1 पॉइंट समथिंग का चेंज वेरी करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर ए आर हाइट पर तो नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, रेडियस के हाफ पॉइंट पर यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा इक्वेटर और पोल के बीच भी कभी 0 नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर का है डेप्थ ऑफ, जैसे डेप्थ बी में देखिए ऑप्शन, डेप्थ इक्वल टू द हाफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, जी बिल्कुल। डायमीटर ऑफ द अर्थ कहने का मतलब हुआ कि अर्थ का जो डायमीटर होगा उसका हाफ पॉइंट, तो हाफ कहाँ चला जाएगा, सेंटर पर। डायमीटर अगर मान लीजिए 2r है अर्थ का, तो r कितना हो जाएगा, सेंटर पर। तो ये हो सकता है, तो इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन वो घुमा के पूछा है, कितना दिमाग लगाया है। तो आप भी सोचिए कि डायमीटर जो अर्थ का होगा उसका आधा पॉइंट कहाँ, आधा रेडियस मतलब उसका हाफ कहाँ पॉइंट मिलेगा, सेंटर पर, और अर्थ का सेंटर पर जी का वैल्यू 0 होता है। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी इज करेक्ट, ठीक है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द, कहां होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां होता है, mgs पर। एच अगर इनफाइनाइट होगा तो पोटेंशियल भी इनफाइनाइट होगी, सिंपल सी बात है। तो एट द इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारा 21 था, ये हमारा 22 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट, मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है अर्थ सैटेलाइट का वो किस पर इंडिपेंडेंट करता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, इसके बाद जो क्वेश्चन है 23 से वो आपको अनवर सर एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू, मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, तो यहां से अगर कोई बॉडी ऐसे चलना चालू किया तो उसका 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr के बराबर। कितना स्पीड होगा मान लेते हैं, v मान लेते हैं, तो 2πr बटा कितना होगा, v बराबर t। मतलब आप ऐसे समझिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे हम। तो सैटेलाइट का जो अपना जो टाइम पीरियड होगा वो 2πr बटा किस पर डिपेंड करेगा, v पर, दैट मींस रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी अगर मान लेते हैं कि इससे क्या होगा, सैटेलाइट का कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन में होगा, तो स्पीड कांस्टेंट होगा। तो मान लीजिए ये कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड जो डिपेंड करेगा तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है, दैट मींस रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड करेगा। इसमें दिया बोथ ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये तो होगा ही नहीं, मास अगर केवल होता तो होता, लेकिन यह तो एक और चीज दिया हुआ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इस पर नहीं करेगा बट इस पर तो करेगा। अब कह रहा है कि नाइदर मास और नॉर रेडियस, ना ही मास पर डिपेंड करेगा और ना ही रेडियस पर डिपेंड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। तो किस पर नहीं करेगा, केवल मास पर, केवल मास पर डिपेंड नहीं करेगा, नाइदर मास और नॉट रेडियस के बाद जहां तक आता है तो रेडियस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी नहीं होगा। कौन ऑप्शन होगा, द मास ऑफ सैटेलाइट। इंडिपेंडेंट का है इसलिए मास ऑफ सैटेलाइट होगा, अगर डिपेंडेंट करता तो हमारा ऑप्शन कौन जाता, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पर जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे
23 से लेकर 40 तक वो आपको अनवर सर के द्वारा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो 22 क्वेश्चन नंबर तक दिनेश सर करा दिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं 23 पर ना। कह रहा है कि द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेच्ड वायर इज, जब किसी तार को आप स्ट्रेच करिएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। वह पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपको पता होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। आपको ये चीज हम प्रूफ करा चुके हैं, या जो नए बच्चे देख रहे होंगे वे लोग बस इसको समझ लीजिएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। पर यहाँ पूछा है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी को यहाँ रहने दीजिए और वॉल्यूम को इधर लेकर के आ जाइए, यानी U बाई V। तो यहाँ हो गया हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, आप देखिए मैच कराइए, आंसर है तो इससे आंसर नहीं मैच कर रहा है, यानी बीच में गामा ला दिया है, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको पता होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर हम स्ट्रेस के नीचे स्ट्रेन लिख देंगे तब तो फिर स्ट्रेन के टर्म में आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ स्ट्रेस है तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई गामा इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। अब आपके सामने ये फिक्स बैठ जाएगा। ऐसा कीजिए आप स्ट्रेस के नीचे स्ट्रेन के नीचे आप स्ट्रेस से डिवाइड कीजिए और स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपके सामने आंसर है 1/2 स्ट्रेस और स्ट्रेस, ये मिलकर के हो जाएंगे स्ट्रेस का होल स्क्वायर और स्ट्रेन बटा स्ट्रेस, यानी 1 बाई गामा आंसर हो गया। इसलिए आप देखिएगा कि U बाई V इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू 1 बाई गामा, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए इतना बाई गामा, यानी ये आंसर मैच कर रहा है आपका बी ऑप्शन से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बाकी इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बाद में आराम से ना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर में है दोस्तों, द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर अ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड। जब किसी ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि तनेगा टूटेगा तो ये टेंसाइल स्ट्रेस में आ जाएगा। इसी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन सी चला जाएगा ये एग्जैक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 25 क्वेश्चन नंबर में हम चले। तो ये कह रहा है द विस्कोसिटी ऑफ, विस्कोसिटी के बारे में जान लो क्या होता है। फ्लूइड और फ्लूइड के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है, जैसे मान लीजिए कि पानी आप फेंक रहे हैं हवा में, तो हवा फेंकेंगे आप पानी तो उसका विरोध करेगा, तो पानी के सरफेस, वाटर सरफेस और एयर सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होगा जिससे फ्रिक्शन पैदा होगा, उसी फ्रिक्शन का नाम विस्कस हो जाता है। तो देखिए तो वो क्या होता है, पहले आप ध्यान दे लीजिए, गैस के बारे में बात करिए आप, गैस के मोलेकुल दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो उसको जब आप गर्म करेंगे तो उसके मोलेकुल ज्यादा एनर्जी लेकर के, हीटिंग की वजह से ज्यादा एनर्जी लेकर के ज्यादा कोलाइड करने लगते हैं, जिससे गैस को टेम्परेचर जब इंक्रीज कीजिएगा तो इसका विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाता है, और अगर गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करिएगा तो उसका विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब लिक्विड की बात करोगे आप, विस्कस की जहां तक बात आएगी तो वह केवल लिक्विड और गैस के लिए होगा, नहीं तो फिर सॉलिड बॉडी के लिए फ्रिक्शन वर्ड आ जाता है। तो चलिए लिक्विड में आप आएंगे, तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका विस्कोसिटी घटेगा। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है तो सुनिएगा, लिक्विड का जो मोलेकुल्स हैं एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा क्लोज होते हैं, जब आप उसको हीट करेंगे तो एनर्जी लेकर के थोड़ा दूर हो जाएगा, तो पहले ज्यादा रगड़ कर रहा था अब दूर दूर हो गया तो कम रगड़ करेंगे, जिससे उनका विस्कोसिटी कम हो जाएगा। यानी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो टक्कर ज्यादा करने लगते हैं, इसलिए उनका विस्कोसिटी बढ़ जाता है, जबकि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड के मोलेकुल रिस्पेक्ट में दूर हो जाते हैं, इसलिए कम रगड़ कर पाते हैं, इसलिए इसका जो विस्कोसिटी डाउन हो जाता है। और अगर इसका टेम्परेचर घटाइएगा तो इसका विस्कोसिटी
बढ़ेगा। मतलब गैस के लिए टेम्परेचर और विस्कोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और लिक्विड के लिए टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो रिलेशन खोजिए तो गैसेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यहां इनवर्सली दिखा दिया है तो गलत। अब यहाँ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी इंक्रीज है, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा है, जबकि लिक्विड में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एकरा में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एकरा में बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो गलत, इसमें बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो गलत, जबकि इनवर्सली है। गैस में इंक्रीज डिक्रीज, मतलब ये बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत। अब देखो लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इंक्रीज है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिक्विड में, तो लिक्विड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी सही बात है ये, लिक्विड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसको टिक आउट कीजिए, फट से सब लिख लीजिए, हो गया होगा। अब चलिए 26 की ओर चलते हैं हम लोग। तो 26 में कह रहा है वाटर कैन राइज अप टू द हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द ट्यूब इज कट टू हाफ इट्स साइज द वाटर इन द ट्यूब विल। देखिए अगर ये ट्यूब है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है पानी, तो कैपिलरी ट्यूब है एक, तो अगर इसको आप हाफ से काट दीजिएगा ना तो पानी राइज तो करेंगे, ऊपर तो उठेगा लेकिन यहीं तक रुक जाएगा आकर के, पानी ओवरफ्लो नहीं होगा। ये कैपिलरी ट्यूब का प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरफ्लो नहीं करेगा, नॉट ओवरफ्लो, बिल्कुल वह यहां तक आएगा, राइज करेगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा, तो नॉट ओवरफ्लो बिल्कुल सही, नॉट राइज, नहीं उठेगा पानी यहां तक आएंगे, तो ये भी गलत है, नॉन ऑफ दिस ये भी गलत है, यानी योर ऑप्शन गोज टू बी। चलिए इसको टिक आउट कर लीजिए, कैपिलरी ट्यूब के बारे में था। आगे बढ़ते हैं अब हम। छब्बीस हो गया ना, 27 में चल रहे हैं, 27। ए सर्कुलर पिलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना 60 into 10 to the power minus 3 meter square supports weight of 60 kg. What is the pressure exerted on the pillar? यानी एक पिलर है, ठीक है, जिनका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है 60 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर, और वह 60 केजी के सपोर्ट को लिए हुए है, 60 केजी का सपोर्ट है उस पर। तो कह रहा है कि बताइए ये पिलर पर कितना प्रेशर है, प्रेशर कितना लगा रहा होगा। तो चलिए प्रेशर इज इक्वल टू आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है mg, और एरिया आपको दिया हुआ है 60 into 10 to the power minus 3। m का वैल्यू है 60 kg इंटू जी का वैल्यू है, ये m का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 60 kg, तो m हो गया 60 और g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, 10 ले लो ना, और यहां हो जाएगा 60 into 10 to the power minus 3, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 upon 10 to the power minus 3 है। .8 लेके देखो, 9.8 ही ले रहा है, तब जाकर के सही होगा। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, चलिए तो 9.8 यहां रहेगा, इंटू 10 to the power minus 3 है, ऊपर जाकर के 10 to the power plus 3 हो जाएगा। यही है प्रेशर, इतना पास्कल कहो या ना तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही आंसर। देखिए 9.8 इंटू 10 to the power plus 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। चलिए 27 का ऑप्शन ए सही हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आप। When water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस the volume of water, ध्यान रखना जब पानी के वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसके लिए ग्राफ ये वाला होता है। अगर यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस इधर टेम्परेचर है, इधर वॉल्यूम है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम बिल्कुल कम होता है पानी का, एकदम कम। और अगर आप बात करेंगे डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये वाटर की बात हो रही है, ये वाटर का एनामोलस बिहेवियर है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर
ये मैक्सिमम होता है, देखो 4 पर मैक्सिमम। तो डेंसिटी की बात कर रहा है कि वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का बात है यहाँ। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर तो रिमेन्स द सेम, गलत बात है। डिक्रीजेज, हाँ बिल्कुल सही है। इंक्रीजेज नहीं, नॉन ऑफ दीज, गलत। यानी आप देख रहे हैं कि जब 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म कीजिएगा तो वो सिकुड़ता है, यानी उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। अब आपको पता है कि डेंसिटी में और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो 0 से 4 पर वॉल्यूम घटेगा, जबकि 0 से 4 पर डेंसिटी हाई होता है, एकदम बढ़ता है पानी का। चलिए, तो ये टिक लगा लीजिए आप, 28 के बी एकदम करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब 29 में देखते हैं हम लोग क्या है, एग्जिट। चलिए, कह रहा है कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन। देखिए, लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को अल्फा से लिखते हैं, एरिया एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को बीटा से, और वॉल्यूम एक्सपेंशन के कोफिशिएंट को गामा से। इनके बीच का रिलेशन है, अल्फा के जगह पर आप 1 याद रखिएगा, बीटा के जगह पर 2 और गामा के जगह पर 3। हम पढ़ाए थे इसको। गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा। हम प्रूफ भी किए हैं इसको, ये आप पढ़े होंगे तो प्रूफ कर ही लेंगे आप लोग। अब देखिए, ये जहां जैसे देगा वैसे ही अरेंज कर देना है। इन्हें कि देख लिए यहां से कि 1:2:3, तो वो ऑप्शन देख लेना है, नहीं मिला तो आंसर गलत है। नहीं, देखिए क्या कर रहा है, पहले कह रहा है लीनियर यानी पहले अल्फा, फिर कह रहा है कि वॉल्यूम यानी पहले, फिर उसके बाद गामा, फिर कह रहा है एरिया यानी लास्ट में है बीटा। ये वाला होता है एरिया, सॉरी, ये होता है लेंथ, ये होता है एरिया, और ये होता है वॉल्यूम। तो वो पहले कहा था एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया। तो लेंथ के जगह पर 1, वॉल्यूम के जगह पर 3 और एरिया के जगह पर 2, यानी 1:3:2, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। बात याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसको इधर उधर टर्मिनेट कर दे, यानी पहले बीटा कह दे, फिर गामा, फिर अल्फा। तो उसी तरह से अरेंज कर लीजिएगा इसको। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं अब हम। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, यानी थर्मोडायनेमिक के 3 लॉ हैं, जीरोथ, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, तो जीरोथ लॉ किसके बारे में बताता है, तो कहता है ना कि अगर 3 बॉडी हैं, 3 सिस्टम हैं, ए, बी और सी, अगर ए बी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है और बी के साथ सी थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी एक दूसरे से थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हैं तो ये होंगे, यानी थर्मली इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी जीरोथ लॉ जो है वो टेम्परेचर के बारे में बताता है। ठीक है, थर्मल बिहेवियर के बारे में बात किया, यानी कि थर्मल यानी टेम्परेचर। आपको हो सकता है कि ऐसे भी दे देवे कि 3 सिस्टम ए बी सी, A is thermally equilibrium with B and B is thermally equilibrium with C. Then A and C also will be in thermally equilibrium. This is फिर देगा thermodynamic first law, thermodynamic zeroth law, thermodynamic second law या none of the above। तो आपको मारना होगा zeroth law, याद रखिएगा। thermally equilibrium के बारे में ये बात करता है, जो कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, और थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट रूल है वो बताता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। जैसे वो कहता है टोटल एनर्जी ना, यानी कि DQ, टोटल हीट एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस टोटल वर्क डन। इसके बारे में बताता है फर्स्ट। ये हुआ जीरोथ यानी जीरोमा नियम, ये फर्स्ट लॉ। ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है, ये बताता है टेम्परेचर के बारे में, ये बताता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। और जो सेकेंड लॉ है ना, वो इंट्रोपी के बारे में बताता है। इंट्रोपी एनर्जी से रिलेटेड वर्ड है, ये याद रखिएगा आप। जीरोथ लॉ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन,
ठीक वैसे ही जैसे बर्नौली थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन पर है, और सेकेंड लॉ एंट्रोपी के बारे में। चलिए अभी तो हो गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो लीड करता है टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर यहां ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 31 पर। तो 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब्ड मेयर्स फार्मूला। मेयर एक इक्वेशन दिए थे जो कहते थे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ठीक है, जहां ये प्रेशर का कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम का, और ये R आप देख रहे हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। कभी कभी क्या होता है ना कि R के साथ कोई कांस्टेंट भी दे देता है, H वगैरह भी, तभी आपको यही टिक मारना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन कुछ भी रहे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये देखो मेयर इक्वेशन डी है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी जस्ट बताए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो कहता है टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन dW। इसी से रिलेटेड जो मिलेगा आपको वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू du प्लस रो dv मतलब वर्क हुआ ये, तो ऑप्शन ये सही लग रहा है, इसको भी रखिए अकाउंट में। बी को लेकर चलिए, dq इज इक्वल टू du इंटू रो dv यानी इंटू dw, तो ये नहीं होगा क्योंकि इंटू में नहीं है, प्लस में है। आगे बढ़ते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस, नहीं रो बाहर नहीं आएगा, गलत है ये चीज। फिर देखिए रो u है, रो u तो नहीं है, du है, यानी ये भी ऑप्शन गलत। आपका ऑप्शन सही बिल्कुल ऑप्शन ए चला जाएगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी याद रखना है आपको। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, 33 में चल रहे हैं अब हम। करें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलेक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये सही नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिल्कुल ऑप्शन आपका यही जाएगा बी। और आगे देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तय होता है कि किसी मोलेक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इससे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नहीं, डायरेक्टली होता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ता है। स्पष्ट रूप से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हो गया होगा, 34 क्वेश्चन नंबर में आइए अब हम लोग। देखो क्या है इसमें, ए गैस बिहेव एज ऑन आइडियल गैस, मतलब एक गैस को आइडियल गैस के रूप में आपको बिहेव कराना है, तो कब ये पॉसिबल है, कौन सा कंडीशन आप देंगे उसके लिए। तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, नहीं, लो टेम्परेचर पर नहीं शो कर सकता है ये। जब भी प्रेशर तो लो चाहिए पर टेम्परेचर उसको अधिक से अधिक चाहिए, ताकि अपना वो बिहेव आपको शो कर सके और आप उसके बिहेव को रीड कर सकें। तो लो प्रेशर सही है पर लो टेम्परेचर ये गलत है। लो प्रेशर ठीक है एंड हाई टेम्परेचर, इसको अभी रखते हैं। हाई प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर बिल्कुल नहीं, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, योर ऑप्शन गोज टू बी। निम्न दाब और उच्च तापमान पर कोई भी गैस आदर्श गैस की तरह बिहेव कर सकता है या करने लग जाएगा, कंडीशन यही है। प्रेशर कम कर देना उसका और टेम्परेचर राइज कर देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं अब हम। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो आप केवल इतना याद रखिएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो रिलेशन जहां मिलेगा, वहीं पे जहां थीटा ओमेगा टी होगा। ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा। तो थीटा के जगह पर आप लिखिए साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, जहां ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी और टी टाइम पीरियड। तो साइन ओमेगा टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी, गलत, 2 है गलत, यहां भी 2 लगा हुआ है गलत। साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, यानी परफेक्ट ऑप्शन डी सही है। स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि अ चाइल्ड swinging on a wing in sitting position stands up, then the time period of the swing will, मतलब देखो एक झूला है और एक झूले पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो झूल रहा है, ठीक है। तो झूले का टाइम पीरियड आपको पता होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहां एल जो है वो लेंथ होता है, देखो ये रोप का लेंथ,
एल है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और पाई तो आप जान रहे हो कांस्टेंट है 3.14 वैल्यू, या 22/7 ले सकते हो, और बाकी 2 और टी टाइम पीरियड, मतलब ये झूला एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी कितना देर में करता है वही टाइम पीरियड होता है। तो t इज इक्वल टू 2π√L/g, यानी t के साथ आप देखें t और l का डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अगर लंबाई बढ़ेगा झूला का तो टाइम भी उसका बढ़ जाएगा, यानी धीरे धीरे झूलने लगेगा, और अगर लंबाई झूला का कम हो जाएगा तो उसका टाइम भी कम हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी झूलने लगेगा। तो एक लड़का है, बच्चा, जो इस पर बैठा हुआ था, जिससे डोरी हल्का तन गई होगी, स्ट्रेचेबल हो गया होगा, डोरी स्ट्रेच होकर के, और टाइम यानी लेंथ बढ़ गया होगा, और लेंथ बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ जाता है, मतलब धीरे धीरे झूलने लगा होगा। और जब वो बच्चा उठेगा तो लेंथ उसका कम हो जाएगा, और जब लेंथ कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली का रिलेशन है, तो टाइम पीरियड उसका कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। ये इसी फार्मूला पर हो जाएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेंथ घट जाएगा, बच्चा जब उठेगा तो रस्सी जो स्ट्रेचेबल हुई थी, स्ट्रेच्ड कंडीशन में था, वो अब नॉर्मल में आ जाएगा, यानी लेंथ कम तो टाइम पीरियड कम। ऑप्शन गोज टू बी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसे आप। चलो 37 चलते हैं अब हम। ये है a long spring is stretched by 2 kilometer. Its potential energy is V. If the spring is stretched by 10 kilometer, the potential energy stored in it will be. पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, जब भी स्प्रिंग को या रोप को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है U इज इक्वल टू हाफ kx²। स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी की जब आप बात करेंगे, तब जब उसे स्ट्रेच किए हैं x डिस्प्लेसमेंट के साथ, तब आप फोर्स लगा करके स्ट्रेच किए, तब इसमें एनर्जी आ गई। तो इस वाले स्प्रिंग में एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ kx²। तो अब देखो क्या कर रहा है, x जो है वो तना हुआ पोर्शन है, तो 2 किलोमीटर तनाया है, तो u इज इक्वल टू हाफ k, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट। अब x का वैल्यू है 2 का वैल्यू 4, यानी 4k/2 आ जाएगा, यानी 2 से करोगे तो 2k आ गया, u का वैल्यू 2k आ गया। पोटेंशियल एनर्जी ना 2k। अब यहां से k का वैल्यू निकालोगे आप तो u/2, स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकाल लिए। अब देखो तो कि जब 10 किलोमीटर के साथ तना गया है तब उसका एनर्जी कितना होगा। हालांकि सेंटीमीटर यहां बेहतर होता, क्योंकि इतना लंबा स्प्रिंग तो नहीं हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं जब 10 किलोमीटर उसको खींच दिया गया तब, तो u इज इक्वल टू सेम वही हाफ kx², तो हाफ हो गया। k का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, जिस मटेरियल का बना होता है उसका स्प्रिंग जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका कांस्टेंट फिक्स होता है, नहीं नेचर पर डिपेंड करता है। तो k वही मटेरियल तो वही है भाई, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया है। तो k का वैल्यू लिख दो u/2 इंटू x के जगह पर 10 किलोमीटर हो गया, तो 10 का स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू हाफ u/2 इंटू 10 10 जा 100, तो 2 2 जा 4, और यहां से काट दोगे 25 टाइम्स में, यानी ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 25 u कहो, या अगर v माना है तो 25 v। तो आपका ऑप्शन डी पर चला जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन डी हुआ। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से आप। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्टी 38 में आ गए हम लोग ना। द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपेगेशन इन होगा यहां, इन एयर इज, माने एयर में साउंड जो प्रोपेगेट, देखो ट्रेवलिंग नहीं कहते हैं साउंड को, प्रोपेगेशन कहते हैं, क्योंकि ये मोलिक्यूल के वाइब्रेशन से जो आगे बढ़ता है उसे प्रोपेगेशन कहते हैं। तो हम बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी पैदा होता है, वाइब्रेट करते हैं मोलिक्यूल, तब जाकर के साउंड प्रोपेगेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो वही कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपेगेशन इन एयर इज, माने हवाओं में साउंड का जो गति है
वो कैसा प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, या एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट रहता है, या आइसोबारिक की प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कि आइसोकोरिक की वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, इसमें हीट ट्रेवलिंग नहीं करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया, आगे चलते हैं 39। दूसरा आखिरी है ये। इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक आर इन द रेशियो ऑफ। तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक 1:3 के रेशियो में होता है। तो ये 1:2:3 होगा इसका ऑप्शन, यानी 39 का सी हो गया। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 40 नंबर को। Which of the following waves can be transmitted through solid, liquid and gas? ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो थोड़ा सा वेव के बारे में अगर तुम जानना चाहोगे तो वेव आप जानते हैं डिस्टरबेंस होता है किसी मीडियम में, किसी मीडियम के डिस्टरबेंस को वेव कहते हैं। यह वेव दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है बाबू, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव, जो साउंड आपको तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, SLG। लेकिन ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल की बात करोगे तो इसमें लाइट आ जाएगा। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव दो तरह के, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, मतलब एक में मीडियम की जरूरत होती है, एक में मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसीलिए लाइट सन से हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है, तो इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, जिसका एग्जांपल साउंड हो जाएगा, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है साउंड। तो तुम ही बताओ इसका आंसर कौन हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेव तो ये हो ही गया, इसमें नहीं है मीडियम की आवश्यकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी का एक एग्जांपल है। और मैकेनिकल वेव तो ये तो खैर वेव कहो चाहे मैकेनिकल वेव, बात ये भी है, यानी ये नहीं और लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इवन साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो आपका आंसर चला जाएगा डी में। यहां से एक क्वेश्चन देखना आ सकता है ना कि साउंड जो है, एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि साउंड ड्राई वाले मौसम में ज्यादा ट्रेवल करता है कि ठंडी के मौसम में। तो ठंडी के मौसम में ज्यादा ट्रेवल करता है, क्योंकि उस समय इन्वायरमेंट में मॉइस्चराइजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से डेंस हो जाते हैं हमारा इन्वायरमेंट, और मोलेकुल जब नजदीक हो जाएगा तो इसको मीडियम चाहिए ही साउंड को आगे बढ़ने के लिए, जल्दी ट्रेवलिंग करता है। ठंडे के दिनों में आवाज दूर तक जाता है, जबकि गर्मी में कम। चलो अब इतना ही है, आपका मॉडल सेट खत्म होता है। और आप सबों को आपके फिजिक्स के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।